चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के साथ। देखिए बहुत लड्डू चैप्टर अब आपके रह गए हैं। जो मेन चैप्टर्स थे आपके वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कॉस्टिंग में जिसका मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, समझ लो उसका 60% कोर्स वैसे ही हो गया। अब जो कोर्स कंटेंट है बस बहुत सिंपल और कोई इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सारे पिछले कॉन्सेप्ट से ही लिंक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि इनिशियली हम थोड़े से टेक्निकल चैप्टर करेंगे। चलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती क्या है? बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग, इसके अंदर हम सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपने कभी नोट किया होगा, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर के अंदर अगर हम देखने गए तो उसकी टिकट कभी 150 रुपये की होती है, कभी 200 रुपये की होती है, कभी 250 रुपये की होती है। तो ये किस तरीके से डिसाइड की जाती है? बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक डेस्टिनेशन से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाती है, तो कोई यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, कोई यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, तो वो उस हिसाब से टिकट के चार्जेस लेते हैं। किसी से 10 रुपये लेते हैं, किसी से 15 रुपये लेते हैं, किसी से 20 रुपये लेते हैं। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? सेम वे आप हॉस्पिटल के अंदर अगर कभी देखें तो जो बेड के चार्जेस होते हैं वो आपसे पूछते हैं भैया कौन सा लेना है, आपको सिंपल रूम लेना है, डीलक्स लेना है, सुपर डीलक्स लेना है, सुपर डुपर डीलक्स लेना है, ठीक है। उस हिसाब से वो चार्जेस उसके आपको बताते हैं। तो ये सब जो प्राइसिंग डिसाइड होती है वो किस तरीके से डिसाइड होती है? ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के प्राइस डिसाइड होने से पहले उसकी कॉस्टिंग सोची जाती है कि किस चीज़ में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और वही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमें पढ़नी है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो टू फाइंड कॉस्ट of various service industries and proportionate it on the basis of unit of cost। अब ये unit of cost का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो unit of cost होती है पर टिकट वो रिकवरी करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो पर पैसेंजर किलोमीटर की, सपोज एक पैसेंजर एक डेस्टिनेशन से चढ़ा और उसे 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है या 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो जो टीटी होता है वो उस हिसाब से उसकी टिकट कट करता है। 5 किलोमीटर है तो सपोज 10 रुपये की, या 10 किलोमीटर है तो 15 रुपये। तो गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्ट है, कभी आप गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट में लगाने जाएं तो सपोज़ आपको दिल्ली से माल भेजना है मुंबई, ठीक है, तो वो आपसे देखेगा भाई दिल्ली से मुंबई भेजना है, 1500 किलोमीटर है। रफ आइडिया, गूगल पे चेक करने मत बैठ जाना। 1500 किलोमीटर है और सपोज़ आपको भेजना है 3 टन माल, ठीक है। तो वो उनका एक रेट सेट होता है कि भैया 1 टन माल अगर आपको 1 किलोमीटर भेजना है, सपोज उनका रेट है कि 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर भेजना है तो 10 रुपये का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 टन 1 किलोमीटर 10 रुपये और आपको 1500 किलोमीटर माल भेजना है और 3 टन माल भेजना है, तो 1 टन 1 किलोमीटर 10 रुपये, तो 1500 किलोमीटर माल आपको भेजना है। और कितना माल है? 3 टन है और 10 रुपये के हिसाब से रेट आएगा, तो वो कह देगा भैया आपके 45,000 रुपये का बिल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं, या पर क्विंटल के हिसाब से करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ कोचिंग के लिए तो पर स्टूडेंट होता है, या पर बैच होता है, या पर लेक्चर के हिसाब से रिकवरी की जाती है। तो वही है ये यूनिट ऑफ कॉस्ट। कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की, कि सिनेमा की क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या है, गुड कैरेज की क्या है, एजुकेशनल की क्या है, ठीक है। तो टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज एंड प्रोपोर्शनेट इट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया आपको? श्योर। तो आप एक काम करिए, ये वाला जो पार्ट है एक बार सारा का सारा वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। कई बार इसके ऊपर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 3 से 5 नंबर तक का जो है वो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अब ये क्या है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज को बाद में देखेंगे, एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सपोज ए से बी डेस्टिनेशन है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी से सी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सी से डी जो है आपका वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट ए से एक ट्रक माल लेके चलता है 5 टन, ठीक है। पॉइंट बी पहुंचता है, फिर वहां पर उसमें 2 टन माल और लोड किया जाता है, ठीक है। तो 5 टन माल उसमें ऑलरेडी था, 2 टन माल उसमें और लोड किया जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है बेटा? बहुत बढ़िया, 7 टन माल हो जाता है, ठीक है। फिर पॉइंट सी पर उसमें अनलोड कर दिया जाता है 4 टन माल, मतलब ये ट्रक बी से सी पे आया और वहां पर उसने 4 टन माल उतार दिया। तो बताओ सी से डी वो कितना माल लेके गया? 3 टन लेके गया। क्यों? क्योंकि 7 में से 4 टन माल तो उसने उतार ही दिया था, तो बचा कितना? 3। समझ में आता है? हाँ या ना? श्योर। तो अगर मैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालूं तो ये क्या है? देखो
एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है कि जितने किलोमीटर वो माल चला, जितने किलोमीटर वो ट्रक चला और कितने टन माल लेके चला, 5 टन, तो 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 टन्स, 20 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 5 टन्स। फिर बी से सी चला वो 50 किलोमीटर और कितना माल लेके चला, 7 टन्स, यस और नो, तो 50 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 7 टन्स। फिर वो सी से डी चला और कितना चला, 100 किलोमीटर चला, कितना माल लेके, 3 टन, तो 100 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 3 टन्स। तो अगर देखा जाए तो दिस कम्स आउट टू बी 100, दिस कम्स आउट टू बी 350 एंड दिस कम्स आउट टू बी 300। सो 300 एंड 400, 750 टन्स किलोमीटर जो है टोटल उसकी ट्रेवलिंग हुई है। देखिए, हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं देखना होता कितने किलोमीटर ट्रक चला है, हमें ये भी देखना है उसने कितना माल कैरी किया। क्योंकि देखो, अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि रेट जो होता है वो ऐसे डिसाइड होता है, 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलता है तो सपोज 10 रुपये का रेट है, ठीक है। अब कोई कैसे भी आ जाए, वो कहे भी मेरे को दिल्ली से माल लेके जाना है कैलकाटा, वो बंदा देखता है भैया 2000 किलोमीटर है, पूछता है भाई कितना टन माल जाएगा, वो कहता है भाऊजी मुझे 10 टन माल पहुंचवाना है, ठीक है। तो 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपये, यस और नो, तो 10 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितने हो गए, 10 रुपये से इंटू कर दूं, 100 रुपये, यस और नो। तो 10 टन माल 1 किलोमीटर चलेगा तो 100 रुपये, पर 10 टन माल को चलना कितना है, 2000 किलोमीटर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हो गया, 2000, ये 20 और 2 लाख रुपए हो गए, यस और नो। तो इस तरीके से जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस की जाती है। तो यहाँ पर आपने टन किलोमीटर क्यों निकाला, जैसे 750 टन किलोमीटर और यहाँ पे रेट है 1 टन 1 किलोमीटर का, तो सीधे आप इसको इससे इंटू कर देंगे तो आपका बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, इस पे तो बाद में और डिटेल में बात होगी। अभी आपको टन किलोमीटर समझता ना कि टन किलोमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जितने किलोमीटर ट्रेवलिंग हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना टन माल जो है वो लेकर गया है, ठीक है। और उसको जब आप दोनों को इंटू कर दोगे और टोटल इस तरीके से आप निकाल दोगे तो वो आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। समझ में आया? यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का आ जाता है। पहले आप टाइम स्केल डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। अब अगर हम कमर्शियल टन किलोमीटर निकालें तो कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो 5 टन माल कैरी हो रहा था, यहाँ 60 टन कैरी हो रहा था, यहाँ 3 टन कैरी हो रहा था। तो आप इसकी एवरेज निकाल लेते कि एवरेज वेट कितना कैरी हो रहा है, 5 टन, 60 टन, 3 टन, इसकी एवरेज कितनी आ गई, 5 टन आ गई, यस और नो, कि 5 टन एवरेज वेट जो है वो कैरी हुआ है। फिर आप जितना किलोमीटर चला है 20, 50 और 100, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 20, 50 एंड 100, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 170 किलोमीटर्स। तो जब आप एवरेज वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज जो वेट था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से, तो ये आपके पास आ जाता है कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। इस अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, सिंपल एवरेज ली, यस और नो, तो इसीलिए मैंने लिखा सिंपल एवरेज बेसिस। जबकि इसके अंदर हमने जो पर्टिकुलर किलोमीटर, जितने पर्टिकुलर किलोमीटर पे जितना माल कैरी हुआ उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। आप देखिए यहाँ पर, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वेटेड एवरेज बेसिस। सर प्रैक्टिकली कौन सा यूज होता है, प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट टन किलोमीटर यूज होता है, ना कि कमर्शियल टन किलोमीटर, बट कॉन्सेप्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, और इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो मेन पार्ट है उस पर स्विच ओवर करते हैं। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के। स्टेप 1, कॉस्ट शीट आपको बनानी है, जैसे आपने ओवरहेड्स के अंदर भी बनाई, लेबर में भी बनाई, ठीक है, या मटेरियल में भी बनाई, उस तरह की एक सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, कुछ सेमी वेरिएबल होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो पर यूनिट के साथ डिक्लाइन होते रहते हैं, यस और नो, हर लेवल पे फिक्स होते हैं। सपोज 10,000 रेंट फिक्स है, ठीक है। अब उसमें अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आती है, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 1000 पर स्टूडेंट। अगर उसी में मैं 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो मेरी पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आ रही है, 10,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ 500। तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल एक्सपेंस में क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है,
येस और नो। और सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट ही बनानी है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या है। लाइक पिक्चर हॉल के अंदर नंबर ऑफ टिकट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड होगा, या अगर आप ट्रैवलिंग एजेंसी चला रहे हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेवल्ड होगा, हाँ या ना। तो आपको अपनी यूनिट ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। कॉस्ट शीट बनाई, यूनिट ऑफ कॉस्ट बनाया, और उसके बाद जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों को आपस में डिवाइड करके, और उसमें जो आपके डिज़ायर्ड मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आप उसको ऐड कर देंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको फाइनल अमाउंट अपने कस्टमर से क्या चार्ज करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे, यूनिट ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन में हमें बताएगा, हमें दोनों को आइडेंटिफाई करके अपनी कॉस्टिंग निकालनी है प्रोपोर्शनेट करके, अपने प्रॉफिट्स वो क्वेश्चन में बताएगा, और फिर हमें उस हिसाब से निकाल लेना है कि फाइनल अमाउंट क्या चार्ज होगा। तो एक बार आप ये तीनों स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, हर इंडस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में दिक्कत ना आए। और जब मैं आपको एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल आपके एग्जाम में 6 नंबर से लेकर 15 नंबर तक कहीं पर भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसकी 5 बसेस हैं वो 2 टाउन्स के बीच में रन कर रही है। देखिए, सपोज टाउन ए से बी के बीच में बस चल रही है, ठीक है। अब एक चीज़ छोटी सी यहाँ पे समझिए, अगर वो ए से बी जाती है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिप, बट ए से बी जाती है और साथ में वापस भी आती है बी से ए, तो इसके लिए दोनों के लिए जो कंबाइन वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब कि बस गई भी और वापस भी आई, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी इसकी, ध्यान से देखिए। विच आर ऑफ 40 किलोमीटर अपार्ट, 2 टाउन्स के बीच में चलती है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। सिटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ये कॉस्टिंग आपको सारी गिवन है। लीव इट। एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर्थ 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी, मतलब बस हर समय फुल नहीं चलती, बस में 40 पैसेंजर्स को बैठाने की जगह है, लेकिन 75% कैपेसिटी ही ऑक्यूपाई होती है, मतलब ऑन एन एवरेज हमेशा 30 पैसेंजर्स ही बैठे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑल द 4 बसेस रन ऑल द डेज फॉर द मंथ, 4 नहीं है ये 5 है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? ये देखो, बस ए से बी नहीं जाती, सिर्फ ये नहीं कि ए से बी गई और रुक गई, वो बी से फिर ए पे वापस भी आती है अपने टर्मिनल पे, राउंड ट्रिप मारती है, मतलब 40 किलोमीटर जाती है और 40 किलोमीटर आती है। लिख दूं, 40 किलोमीटर जाती है और फिर 40 किलोमीटर आती है, तो टोटल कितना चलती है? 80 किलोमीटर। समझ में आया? और 5 बसेस हैं। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब आप कहेंगे सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज डेस्टिनेशन एक्स और वाई के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और 10 पर्सन एक वैन के अंदर ट्रेवल करते हैं। तो अगर 10 व्यक्ति एक वैन में गए और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वी विल टेक्निकली कॉल्ड एज, दो आपको डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन उस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने वाले उस वैन में कितने लोग हैं? 10 व्यक्ति हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। कि 10 व्यक्तियों ने 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी, तो 10 पैसेंजर किलोमीटर की जो है वो ट्रैवलिंग हुई। मतलब समझे, आपकी है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, बट अगर 10% ट्रैवल कर रहे हैं तो वी विल कॉल्ड इट 10 पैसेंजर किलोमीटर। 12% होते तो वी विल कॉल्ड इट 12 पैसेंजर किलोमीटर। 15% होते तो वी विल कॉल्ड इट 15 पैसेंजर किलोमीटर।
देखिए यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर निकालने के पीछे तो क्या है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपको जो किराया लेना है वो 10 के 10% से लेना है, किसी एक पर्सन से तो लेना नहीं है। इसीलिए आप जो भी अपनी कॉस्टिंग है वो पैसेंजर किलोमीटर पे तोड़ते हो मतलब उसको प्रोपोर्शनेट करते हो। देसी भाषा बोली मैंने तोड़ते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे देखो सपोज एक्स से वाई ले जाने में 100 रुपये का खर्चा आता है वैन का, तो क्या मैं 100 रुपये एक पर्टिकुलर पर्सन से लूँगा? 10 के 10% से लूँगा ना, ये सुनो, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 कर रहा हूँ, हाँ या ना? तो इसीलिए पैसेंजर किलोमीटर निकाला जाता है, क्योंकि हमें रिकवरी पैसेंजर्स से करनी है। समझ में आई बात? और पैसेंजर किलोमीटर क्या है? बेसिकली आप सिंपल सी बात समझिए, पैसेंजर किलोमीटर है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है बिटवीन डेस्टिनेशंस, जो डेस्टिनेशंस के बीच में डिस्टेंस है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग, तो आपका क्या आ जाता है? पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए सिंपल एकदम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट नॉर्मल तरीके से, सारी आपको गिवन ही है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये आपका एक 16,000 का फिगर है टोटल, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 1,24,000, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद आपको निकालनी है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो देखिए टोटल कॉस्ट तो आ गई, अब अगर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालनी है आपको कॉस्ट, तो आपको क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, तभी तो आपकी आएगी क्या? कॉस्ट पर किलोमीटर, हाँ है ना? तो अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। 40 पैसेंजर्स हैं, स्टेटमेंट शोइंग टोटल पैसेंजर किलोमीटर, 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है, तो 30 पैसेंजर्स पर बस पर ट्रिप ट्रेवल करेंगे, हाँ या ना? एक बस में एक बार में, वन ट्रिप पे, पर ट्रिप। अब ये बस जाएगी तो वापस भी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 60 पैसेंजर्स एक बस में एक दिन में ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर 60 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, तो 30 दिन में कितना? 30 दिन क्यों लिया? क्योंकि 1 मंथ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, 30 डेज है, उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, सबसे स्टैंडर्ड एजम्पशन है, लिख भी देना आप, ठीक है। तो ये आ गया, एक महीने में एक बस में कितने लोग ट्रेवल करेंगे, और अगर मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, क्योंकि हमारी 5 बसेज हैं, तो हमारे पास आ गया कि 9,000 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो ट्रेवलिंग करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। यस और नो? जो कि ट्रेवलिंग करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। और आपको पता है एक ट्रिप का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है, और हमें निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसेंजर किलोमीटर आ गया आपका। ये है आपका क्या? टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना है, स्टेटमेंट शोइंग पर पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट आपके सामने है, ये आपने निकाल ही लिया, दिस कम्स आउट टू बी 0.34 पर पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो कोई इसमें फॉर्मेट नहीं होता स्पेसिफिक, 3 चीज़ें हैं, पहले टोटल कॉस्ट, फिर जो यूनिट है उसको निकालो, और फिर आप उसे प्रोपोर्शनेट कर दो। 3 स्टेप्स जो आपको बताए थे उसी हिसाब से आप देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसे आप अकाउंट्स में वर्किंग नोट बनाते हो, यहाँ पे वो मेन फॉर्मेट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके। फटाफट इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ गिवन अ रूट 40 किलोमीटर्स लॉन्ग टू रन अ बिजनेस। 40 किलोमीटर का एक रूट है उनके पास बस रन करने के लिए। द बस कॉस्ट टू द कंपनी 10 लाख। इट हैज़ बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। एनुअल टैक्स जाएगा 20,000। गैरेज रेंट है 2,000 पर मंथ। एनुअल रिपेयर्स दिस। बस की लाइफ है 5 साल। ड्राइवर सैलरी इज 3,000 पर मंथ एंड द कंडक्टर सैलरी विल बी 2,000 पर मंथ in addition to 10% of takings as commission। टेकिंग्स क्या होता है सर? टेकिंग्स होता है कलेक्शन, जो भी आप टोटल कलेक्शन करेंगे रेवेन्यू की, ठीक है, उसको सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टेकिंग्स बोला जाता है, ठीक है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शेयर करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आएगी इतना। मैनेजर कम अकाउंटेंट है एक 7,000 रुपये पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल ₹500 फॉर 100 किलोमीटर। बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, मतलब जाएगी भी और आएगी भी, 3 राउंड ट्रिप्स होंगे।
carrying on average 40 passengers on each trip. Okay, thus bus will run on an average 25 days in a month. Assuming 15% profit on takings, calculate the bus fare to be charged from each passenger. अब एक परफेक्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसमें आपको कॉस्ट शीट अपने लेवल पे तैयार करनी है। तो देखिए कॉस्ट शीट मंथली बनाए या एनुअली बनाए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बस विल रन फॉर 25 डेज इन अ मंथ लिखा है, तो मैं तो एडवाइस करूँगा मंथली बेसिस पे बना लो, ईयरली पे बनाना है ईयरली पे बना लो। बट जनरली जो यूनिट गिवन हो बस की वो कितने टाइम रन करेगी, जैसे क्लियर गिवन है 25 डेज इन अ मंथ, तो हम बेटर है कि इसे मंथ बेसिस पे बनाएं। स्टार्ट करें। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। सबसे पहले देखिए इंश्योरेंस है 3% पर एनम, ये सुनो, तो 10 लाख का 3% तो पूरे साल का हो गया, और डिवाइड बाय 12 क्योंकि हम मंथली बेसिस पे बना रहे हैं 2500। फिर एनुअल टैक्स आप देखिए उसने आपको दिया था कितना जाएगा, 20,000 पे जाएगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12 1667। अभी बस समझिए, उसके बाद खुद करना है आपको ये क्वेश्चन। गैरेज रेंट है 2000 पर मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे 2000 हम लिखेंगे। फिर देखिए रिपेयर्स उसने बताई थी 20,000 पे एनुअल, तो 20,000 को डिवाइड बाय 12 करके मंथली आएगा आपका, यस और नो। फिर अगर आप देखें तो ड्राइवर्स सैलरी विल बी 3000 पर मंथ एंड कंडक्टर सैलरी विल बी 2000 पर मंथ, ठीक है, तो ड्राइवर सैलरी 3000, कंडक्टर सैलरी 2000, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कितना है 1000 पर मंथ, आया ना। फिर उसके बाद मैनेजर कम अकाउंटेंट की जो सैलरी है दैट विल बी 7000 पर मंथ, आया ना। उसके बाद देखिए पेट्रोल के लिए उसने बोला है 500 रुपये फॉर 100 किलोमीटर्स, तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 40 किलोमीटर का रूट है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना लंबा रूट है 40 किलोमीटर का, 3 ट्रिप्स होंगे आपके और 3 ट्रिप्स डाउन के, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। आप देखो ना उसने लिखा है कि बस जो है द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, या आप बोलो 3 राउंड ट्रिप, यस और नो, हाँ ना, एक ही बात है। तो अगर आप देखो 40 किलोमीटर जाने का रूट है और फिर 40 किलोमीटर वापस आने का रूट है, तो टोटल कितना हो गया 80 किलोमीटर। ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, 40 किलोमीटर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो आप देखिए ये जो है आपका 40 किलोमीटर का रूट है, 3 ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 1 फॉर अप एंड 1 फॉर डाउन, ये तो हो गया एक दिन का। इससे आपकी कैलकुलेशन आ गई एक दिन की, और 25 दिन बस चलेगी, तो टोटल बस कितना चलेगी 6000 किलोमीटर चलेगी। अब वो उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कि 500 रुपये का खर्चा आता है 100 किलोमीटर अगर बस चलती है, आया ना, कितने का खर्चा 500 रुपये का अगर 100 किलोमीटर चलती है। तो अगर देखो बचपन में आप पढ़ते थे कि 100 किलोमीटर चलने का खर्चा 500 रुपये है, तो 1 किलोमीटर चलने का खर्चा यूनिटरी मेथड आप लगाते थे 500 बटा 100, तो फिर 6000 किलोमीटर चलने का खर्चा कितना होगा 500 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 6000। इससे आसान नहीं बता सकता मैं आपको बेटा, तो ये हो गया 30,000 रुपये, ठीक है, समझ में आपको ये पक्का शो। तो यहाँ पर आपका ये आ गया कितना 30,000। अब देखिए डिप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा, 10 लाख रुपए की बस है और वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि वो कितना चलेगी 5 साल, ठीक है, तो कितना हो गया 2 लाख रुपए फॉर अ ईयर, और अगर आप उसे डिवाइड कर दें 12 से मंथली बेसिस पे तो 1666 आपका आ जाता है, ये आ गया आपका 67,500। अब ये टोटल कॉस्ट है ये बिफोर कमीशन, क्योंकि 15% तो कमीशन जानी है ना, देखिए लिखा हो, सॉरी 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन जानी है, ये सुनो। तो अभी टोटल कॉस्ट आई है बिफोर कमीशन, और प्रॉफिट कितने चाहिए 15%। तो देखिए ध्यान से, प्रॉफिट चाहिए 15% ऑफ रेवेन्यू, कमीशन जानी है 10% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू लिखो टेकिंग्स लिखो एक ही बात है। तो अगर 15% ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट है, 10% ऑफ रेवेन्यू कमीशन है, तो ये जो आपकी 67,500 आई है, ये बैलेंस कॉस्ट किसके इक्वल होगी 75% ऑफ रेवेन्यू के। भाई एक बात बताओ, 100% टोटल रेवेन्यू है जिसमें से आपका 15% जाना है प्रॉफिट, 10% हो गया कमीशन, तो बाकी जो 75% जो है वही तो कॉस्ट हुई, जो ये 67,500 आई है। तो बैलेंस कॉस्ट दैट इज 67,500 इज इक्वलेंट टू 75% ऑफ रेवेन्यू विच कैन यू राइट एज टोटल टेकिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप टोटल टेकिंग्स जब इसको सॉल्व करेंगे 67,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75 करके, तो टोटल टेकिंग्स आपकी आ जाएंगी कितनी 90,000। समझ में आ गया ये आपको शो कैसे किया मैंने, पक्का। पहले आप
ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अब उसने आपसे पूछा था कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड, तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे पैसेंजर किलोमीटर। तो देखिए 40 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, 3 ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय 2 राउंड ट्रिप के लिए हो गया वो 25 डेज इन अ मंथ, आया ना। तो ये तो आपके पास आ जाएंगे कि इससे कितने पैसेंजर्स आपके हैं। मैं आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि इससे तो ये जो वाला पार्ट है इससे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स, आया ना। और इसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिस्टेंस से 40 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस है, तो हमारा क्या बन जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। एग्ज़ाम में देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल में किया जस्ट समझाने के लिए, एग्ज़ाम में तो सीधे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है फाइनल। तो ये आ गया 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब कॉस्ट आ चुकी है 90,000, पैसेंजर किलोमीटर आ चुके हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग फेयर टू बी चार्ज पर ट्रिप, उसने आपसे ये पूछा है, आया ना। तो देखिए कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर सबसे पहले आप निकालिए, 90,000 रुपये है, और पैसेंजर किलोमीटर से आप इसे अगर डिवाइड करें तो ये आपका आता है 0.375 पर पैसेंजर किलोमीटर, आया ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है तो हमें उससे 0.375 लेने हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ, एकदम लिख दिया मैंने। बेशक आप इसे कॉस्ट मत लिखिए, टेकिंग लिख लीजिए अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अब जो ट्रिप है हमारा वो कितने किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का है, ये सुनो 40 किलोमीटर का ट्रिप है। तो आप बेशक अगर कॉस्ट निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर का ट्रिप है और हमें एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के 0.375 लेने हैं, तो 40 किलोमीटर के लिए हमें उससे कितने लेने हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 0.375, दिस कम्स आउट टू बी ₹15, ठीक है। बुक्स में क्वेश्चन को आंसर यहीं पे छोड़ रखा है, उन्होंने ये एज्यूम कर रखा है कि भाई हो सकता है 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करे, हो सकता है 15 ही करे, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप दोनों ही लिख के आ जाए, ₹15 फॉर एंटायर 1 ट्रिप, ठीक है, क्योंकि 40 किलोमीटर का हमारा ट्रिप है। समझ में आ गया, आया ना, श्योर, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट इसको एक बार सारा का सारा आप नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन साइज में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, बस क्वेश्चन में लेंथ बहुत इंक्रीज कर रखी है। SMC is a public company having public school having 5 buses, 5 buses हैं उनकी, each plying in different directions for the transport of its school students। तो पहली लाइन पढ़ के ये हमें समझ में आता है कि एक स्कूल है जिसकी 5 बसेस हैं जो बच्चों को पिकअप करने के लिए डिफरेंट रूट्स पे जाती हैं। In view of a large number of students availing of the bus service, the bus work 2 shifts। जनरली आपने देखा होगा जब आप भी स्कूल में होंगे कि जो बस है वो 2 शिफ्ट में जाती है। जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले 7 बजे के आसपास पिक कर लिया जाता है, फिर वही बस उन बच्चों को छोड़ करके सेकंड राउंड लगाती है जिसके अंदर जूनियर बच्चों को जो है पिक किया जाता है और फिर वो 8:30 तक स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि दैट स्टूडेंट्स availing the bus service, the bus for 2 shift only, both in the morning and in the afternoon। तो ऑब्वियसली अगर मॉर्निंग में 2 रूट लग रहे हैं तो आफ्टरनून में भी 2 होंगे। द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल, स्कूल में ही गैरेज हो जाती है। वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सो अरेंज्ड दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक्स अप द सीनियर स्टूडेंट्स, कहानी लिखी हुई है उसने, वो हमें पता ही है, एंड द सेकेंड ट्रिप प्लाइंग एन आवर लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो मॉर्निंग में फर्स्ट सीनियर स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है और सेकंड राउंड के अंदर जूनियर स्टूडेंट्स को। सिमिलरली इन द आफ्टरनून एकदम वही कहानी लिखी हुई है, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ उन्होंने कहानी बताई जिससे एज सच हमारे लिए कोई रेलिवेंसी नहीं थी एक्सेप्ट दिस पॉइंट कि स्कूल की 5 बसेस है। समझ में आया? अब क्वेश्चन की लेंथ मेन इतनी है और इतनी में भी यहाँ से तो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्वेश्चन तो आपका इतना ही है। तो 25% वहाँ निकल गया, 25% यहाँ निकल गया। अब सोचना अच्छा लग रहा है।
The distance traveled by each bus is one way is 8 kilometers. The school works 25 days in a month and remains closed for vacation in the month of May and June. May and June में क्लोज रहता है और दिसंबर में भी 3 महीने बंद रहता है. क्या स्कूल है भाई. बस फी however is payable by the students for all the 12 months. बड़ी कॉमन सी बात है ये तो, जेब लूटी जाती है. ड्राइवर सैलरी है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर. क्लीनर सैलरी है इतनी पर मंथ. सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स. अब देखिए यहाँ पर मंथ पर ड्राइवर है, 5 बसेस हैं तो 5 ड्राइवर चाहिए होंगे. क्लीनर्स सैलरी है 3500 पर मंथ. 1 क्लीनर इज एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस. उसने हमें बता दिया, नहीं तो हमें जम्पशन लेनी पड़ती. लाइसेंस फी टैक्सेस हमें गिवन है पर एनम पर बस. इसके बाद इंश्योरेंस गिवन है 10,000 पर बस पर एनम. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, परचेज प्राइस ऑफ बस, लाइफ, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बस एट द एंड ऑफ द लाइफ, इससे डेप्रिसिएशन निकलेगा. डीजल कॉस्ट है 45 रुपये पर लीटर. माइलेज है 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल. वेरी गुड. सिटिंग कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की. सिटिंग कैपेसिटी इज फुली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर. 100% कैपेसिटी रहती है. यहाँ तक आपको सारी उसने कॉस्टिंग की डिटेल्स आपको दी हुई है. ठीक है, जितनी भी आपको कॉस्टिंग की डिटेल्स उसने प्रोवाइड करी हैं. अब इसके बाद उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज ऑफ 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज्ड हाफ फेयर. जो 4 किलोमीटर की रेंज में अप डाउन करते हैं उनसे हाफ फेयर लिया जाता है. एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी. और 50% ऐसे बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. इग्नोर इंटरेस्ट. Since the charges are to be based on average cost, you are required to compute. अब आपको निकालना है. Prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and the fleet of bus for a 5 year. सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक है कि जो आपको कॉस्ट शीट बनानी है, वो कॉस्ट शीट एक तो आपको बनानी है ईयरली, पूरे साल की. ठीक है, और दूसरी चीज आपको वो बनानी है सिंगल बस की एज वेल एज फ्लीट ऑफ 5 बसेस की. ठीक है, तो आपको कॉस्ट शीट वैसी ही बनानी पड़ेगी. अब इसी पे फोकस करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये हमारा बात का काम है. हमें एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट जो निकालनी है, जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है या उससे बियॉन्ड है, बात की बात है. पहले हम कॉस्टिंग निकालते हैं. स्टार्ट करें. क्वेश्चन समझ आ गया पक्का? चलो, अब अपनी फोटो मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि सोल्यूशन पूरी शीट ले रहा है. तो देखिए, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग बस, सिंगल बस और 5 बसेस का पर्टिकुलर्स. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ड्राइवर सैलरी है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर. तो ड्राइवर सैलरी पर मंथ 4500 इंटू 12, तो ये आपका 54,000 आ जाएगा. उसी को आप 5 से इंटू कर देंगे तो 2,70,000 5 बसेस की. फिर आते हैं क्लीनर सैलरी पे. 3500 पर मंथ है. ठीक है, तो 3500 पर मंथ है. 3500 इंटू 12, और एक ही क्लीनर है 5 बसेस के लिए, तो एक बस के लिए डिवाइड बाय 5 करके आपका आ गया 8400. उसी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए तो ये आपका 5 बसेस का आ गया. लाइसेंस टैक्स आपको पूरे साल का ही गिवन है 8600 पर बस पर एनम, तो 8600 और 5 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए. फिर आप आ जाइए लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस पे. आपका है 10,000 पर बस पर एनम, तो यहाँ पर ये आपका इंश्योरेंस है 10,000 रुपये, तो 5 बसेस का हो गया 50,000. ठीक है, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 35,000 पर बस पर एनम, तो ये आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया आपने. फिर बात आती है डिप्रिसिएशन की. 15 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, जिसका 3 लाख स्क्रैप है, तो 15 - 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे. 15 - 3 डिवाइड बाय 12, तो 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन. और यहाँ 5 बसेस का 5 लाख. अरे कुछ भी नहीं है, चौथी पाँचवीं का मैथ्स है. इससे ज़्यादा हिसाब तो एक हमारी गली का बनिया लगा लेता है अपनी कैलकुलेटर पे. सच बात है ये. बस ठीक है, आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं तो है क्या इनमें. अगर आप देखो तो एक कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं हम छोटी मोटी, और पूरा चैप्टर बना रखा है इसके ऊपर. कोई भी बिजनेसमैन नॉर्मल डे टू डे यही करता है. चलिए, इसके बाद हमें निकालना है डीजल कॉस्ट. तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल की अगर हम बात करें, उसने आपको बोला 1 वे 8 किलोमीटर्स है, ये सुनो. तो राउंड ट्रिप में कितना हो गया, वो 8 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, पूरा राउंड ट्रिप होगा ना. अरे बस जाएगी तो आएगी भी तो भाई, तो 1 वे लिखा है ना इसने 8 किलोमीटर. ये सुनो कि बस स्कूल से कहीं पर गई, 1 वे हुआ, तो वापस भी तो आएगी. तो ये हो गया. अब देखिए, एक बार जाएगी मॉर्निंग में शिफ्ट 1, फिर मॉर्निंग में सेकेंड शिफ्ट, फिर आफ्टरनून में शिफ्ट 1,
फिर आफ्टरनून में शिफ्ट 2। तो एक बस एक दिन में ऐसे कितने ट्रिप कर रही है? 4 ट्रिप्स। समझ में आ गया आपको? पक्का आ गया? हाँ या ना? श्योर। अब 8 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ट्रिप्स। अब इसके बाद बस जो है आपकी वो 25 डेज चलती है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, ये तो आ गया एक महीने का, बट हमें पूरे साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 3 महीने तो छुट्टी रहती है ना भाई, मई जून दिसंबर। तो जब बस चलेगी ही नहीं उसमें पे डीजल कहाँ से लगेगा, ठीक है? हाँ, उनसे बच्चों से पूरा लिया जाता है, बट डीजल लगता कहाँ है? 9 मंथ्स का हो गया। तो ये आप टोटल करेंगे, टोटल बस चल रही है 14,400 किलोमीटर। अब उसने आपको बोला था 45 रुपीज़ लीटर जो है डीजल है, और 4 किलोमीटर चलता है। तो वही वाली बात आ गई, फिर 4 किलोमीटर में सॉरी 45 रुपीज़ लगते हैं 4 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना? 45/4। तो जितने भी किलोमीटर्स हैं कितना है? 14,400। तो 14,400 किलोमीटर्स के लिए 45/4 मल्टीप्लाई बाय 14,400, ठीक है? तो 45/4 मल्टीप्लाई बाय 14,400, ये आपकी डीजल कॉस्ट आ गई एक बस की। तो 5 के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई जिसने कॉस्टिंग सारी शो करी। समझ में आया? कोशिश करिए खुद करें, उसके बाद जहाँ अटके फिर उसे क्रॉस चेक करें। ये फर्स्ट पार्ट पूरा होता है, फिर सेकंड पार्ट पे हम आते हैं, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। पर स्टूडेंट पर मंथ आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, और जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको बड़ा स्ट्रिक्टली उसने बताया था कि जो विद इन अ 4 किलोमीटर आते हैं उनसे हमें हाफ फेयर लेना है, और जो 4 किलोमीटर के बियॉन्ड है उनसे हमें फुल फेयर लेना है। तो अगर मैं मान लूँ हमें निकालना है कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ जो हमें बच्चे से लेनी है, तो अगर मैं मान लूँ कि x पर मंथ मैं पर स्टूडेंट लेता हूँ, कितना? x। मैं इसको एक बार इरेज कर दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, x पर मंथ। तो 50% स्टूडेंट से तो मैं x लूंगा, बट 50% स्टूडेंट से मैं कितना लूंगा? x/2। हाँ या ना? पहली चीज। दूसरी चीज, एक बस 2 शिफ्ट में ऑपरेट करती है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में भी। तो ऑब्वियसली जिन बच्चों को लेके आते हैं उन्हीं को ही छोड़ना होता है, कोई अलग अलग बच्चे तो होते नहीं है। तो मॉर्निंग में एक बस 50 बच्चों को फर्स्ट शिफ्ट में और 50 बच्चों को दूसरी शिफ्ट में, टोटल कितने हो गए? 100 बच्चे हो गए, यस और नो? तो मतलब कहीं ना कहीं एक बस जो है ऑन एन एवरेज 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने स्टूडेंट्स को कैरी करती है? 100 को। उसमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि विद इन 4 किलोमीटर हैं, और 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर से बियॉन्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे। लेट द फेयर टू बी चार्ज पर स्टूडेंट बी x पर मंथ। हमें x पर मंथ फेयर चार्ज करना है। तो 50 स्टूडेंट्स हैं, 2 ट्रिप्स बस लगाती है, यस और नो? और हम चार्ज कर रहे हैं कितना? x। अभी मैं एक बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 50 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रिप्स, और हम x चार्ज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे 50% बच्चे हैं। रेस्ट जो 50% है उनसे हम कितना चार्ज करेंगे? x/2। बाकी सब सेम है। समझ में आया? श्योर? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 50 स्टूडेंट्स हैं 1 ट्रिप में, तो 2 ट्रिप्स हैं, ऐसे x रुपीज़ चार्ज करेंगे पर मंथ, और ऐसे कितने बच्चे हैं? 50%। बाकियों से हमें x/2 चार्ज करना है। बाकी सब चीज़ें आप देखिए सेम है। अब एक बस का साल का खर्चा कितना है? 3,78,000, ठीक है? और यहाँ हम पर मंथ ले रहे हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमारे पास आएगी टोटल कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स इन 1 मंथ, यही आएगी। आया ना? जो कि 1 मंथ की कॉस्टिंग के इक्वल है, क्योंकि स्कूल जो है वो एक एनपीओ होता है, जनरली प्रॉफिट्स उन्हें नहीं कमाने होते। तो एक बस की साल की कॉस्ट अगर 3,78,000 है, तो पर मंथ की कितनी होगी? 3,78,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 31,500 वैसे आया। तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें कितने रिकवर करने हैं? 31,500। तो अब देखिए 50 × 2 100x,
उसका 50%, फिर 50 इंटू 2 कितना 100, 100 बाई 2 50, उसका 50% 25x 31,500। तो x की वैल्यू आ गई कि पर स्टूडेंट हमें कितना रिकवर करना है 420। तो स्टूडेंट्स जो कि डिस्टेंस में आ रहे हैं बियॉन्ड 4 किलोमीटर उनसे 420, और जो विद इन 4 किलोमीटर आ रहे हैं उनसे हाफ अमाउंट लेना है कितना 210 रुपये। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जितना जाइंट था देखने में उतना सॉल्यूशन में नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। बस ये जो थोड़ी सी इक्वेशन है ये आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ही नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मेन इस लाइन से ये जो है आपकी इक्वेशन ड्राफ्ट होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्जेस ₹90 पर टन फॉर इट्स 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू बी। सिटी ए से बी 90 रुपये पर टन चार्ज करते हैं, 6 टन का उनका ट्रक है। एंड द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी आर 84 पर टन, और रिटर्न जर्नी में वही चार्जेस 84 पर टन है। नो कंसेशन फॉर रिडक्शन इन दीज रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्टेशन ए और बी, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन है बेटा सी, दिख रहा है आपको। तो अगर उन्होंने ए से माल लोड किया और किसी ने सी पर अगर अनलोड भी किया तो ऐसा कुछ नहीं कि उसे रेट्स में डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट उसे पूरा देना पड़ेगा। सेम वे अगर किसी ने बी से माल लोड किया ए के लिए बट उसने सी पे ही अपना माल उतार दिया तो रेट उसे पूरे देने पड़ेंगे, किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है, ये लाइन की रेलिवेंसी बहुत है इसमें। No concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं। In January, the truck made 12 outward journey from city B with full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C। ठीक है, 12 आउटवर्ड जनरी करी टुवर्ड्स फॉर सिटी बी, मतलब ए से 12 बी की तरफ वो 12 बार गया, जिसमें 2 टन माल उसने अनलोड किया 2 बार सिटी सी में। द ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। जबकि वो रिटर्न जर्नी में था, बी से ए आ रहा था, तो उस समय उसने कितना माल लोड कर रखा था 8 टन। ठीक है, ट्रक है कितने टन का 6 टन का। देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए जरा। द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर सिटी बी विद फुल लोड। फुल लोड का मतलब क्या है कि वो कितना माल लेके गया 6 टन, जिसमें से 2 टन उसने अनलोड किया ट्वाइस एट सिटी सी। ये तो क्या है, जब उसने ए टू बी जर्नी करी, सॉरी ए टू सी। द ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी का मतलब बी टू ए 5 times but once caught by police and 1200 was paid as fine। ठीक है, for the remaining trips the truck carried full load out of which all the goods were unloaded once at city C। ठीक है, but it returned without any load once only from C to A station। okay, कोई दिक्कत नहीं। the distance from city A to C and B, सिटी A से C का जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर और B तक का है 300 किलोमीटर। मतलब A से C का 140 है और A से B का 300 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 160, दैट इज 300 माइनस 140। ठीक है, एनुअल फिक्स कॉस्ट अगर आपको गिवन है, यू रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड द प्रॉफिट। अब बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालिए A से B, बड़े आराम से रिलैक्स हो गए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। A से B के लिए, ये A से B है, A से B के लिए 12 आउटवर्ड जर्नी हुई थी, जिसमें से 2 टन माल अनलोड हुआ ट्वाइस एट सिटी सी। मतलब टोटल अगर A से B के लिए वो 12 बार निकला तो 2 बार उसने 2 टन माल C पे अनलोड किया। अरे 2 बार 2 टन माल अनलोड किया, छोड़ो उसको, बाकी 10 बार तो पूरा माल 300 किलोमीटर गया है A से लेके B तक, और कितना गया है 6 टन। भाई 12 में से 2 बार अनलोडिंग हुई है एट C। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द 10 टाइम्स तो फुल जो अनलोडिंग हुई है वो कहाँ हुई है, एट B ओनली।
येस और नो? तो पहले मैंने वो 10 बारी का निकाल लिया कि 10 ट्रिप्स 300 किलोमीटर 6 टन। अब बाकी जो 2 ट्रिप बचे, देखिए उसमें चला वो फुल लोड के साथ, पर 2 टन माल उसने 2 बारी सी पे अनलोड किया। ये क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है, फुल लोड के साथ चला, आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। आया ना? तो 2 बारी ए से लेके सी तक वो 140 किलोमीटर चला 6 टन माल के साथ। आया ना? फिर यहाँ उसने सी पर 2 टन माल उतार दिया और आगे वो बढ़ा सिर्फ कितना माल लेके? 4 टन। भाई सिटी, अगर इस पॉइंट पर उसने 2 टन माल उतार दिया, यहाँ से यहाँ तक वो 6 टन लेके आया, 2 टन उसने यहाँ उतार दिया, तो आगे वो कितना माल लेके गया होगा? 4 टन माल। येस और नो? तो 2 बारी 140 किलोमीटर तो चला 6 टन माल लेके, और फिर उसी जर्नी को जब उसने कंटिन्यू किया होगा तो 160 किलोमीटर वो जो चला वो सिर्फ 4 टन माल लेके चला, 6 टन माल लेकर नहीं चला। समझ में आई बात? तो ए टू बी का जो एब्सोल्यूट टन आता है, टन किलोमीटर आता है 20,960 टन किलोमीटर। ये किसका है? ए टू बी का। ठीक है, देखिए टाइम स्केल बनाना पड़ता है, लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तभी बात बन पाती है। अब बी टू ए बड़े ध्यान से देखना। 8 टन माल लाया इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। 5 बारी तो वो 8 टन माल लाया, तो 5 टाइम्स 300 किलोमीटर 8 टन माल लाया। आया ना? अब उसके बाद उसने आगे आपको बोला था, फाइन वाइन लगा ये तो छोड़ो, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरिड फुल लोड आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। ये लाइन दिख रही है आपको कि फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, मैं इसको हाईलाइटर से ले लेता हूँ, जो उसके रिमेनिंग ट्रिप्स थे द ट्रक कैरिड फुल लोड। अब देखिए 12 बार गया है तो 12 बार ही वापस आएगा, जिसमें से 5 की कहानी ऑलरेडी हो चुकी, तो बचे कितने? 7 ट्रिप्स। उस 7 में कह रहा है फॉर द रिमेनिंग ट्रिप द ट्रक कैरिड फुल लोड। फुल लोड का मतलब कितना हुआ है? 6 टन। आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। एक बार सारा का सारा माल बी से जब वो एक ही तरफ आता तो सी पे ही अनलोड कर दिया, मतलब बाकी जो 6 बार थे उसमें वो सारी अनलोडिंग कहाँ पे हुई है? ए पे हुई है। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइम्स 300 किलोमीटर पूरा चला 6 टन माल लेके, और एक बार उसने सारी अनलोडिंग कहाँ पे कर दी थी? सी पे कर दी थी, तो वो सिर्फ 160 किलोमीटर चला माल। येस और नो? तो 1 इंटू 160 किलोमीटर इंटू 6 टन। ठीक है जी, हमें टन किलोमीटर निकालने होता है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ठीक है उसने सी पे अनलोड कर दिया तो वो सी से ए पे तो गया ही होगा, तो ठीक है आप उसे अगर देखना भी चाहें तो 1 इंटू 160 किलोमीटर तो चला होगा, बट उसने कैरी कितना किया? 0 टन्स। येस और नो? तो अल्टीमेटली ये हो कितना जाएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट टू बी 23,760 टन किलोमीटर्स। इसके आगे लिख लीजिएगा। तो टोटल आप देखें अगर तो ए टू बी था आपका कितना? 2960, और यहाँ था आपका 23,760, तो ये आ जाता है 44,720 टन्स किलोमीटर। ठीक है, अब रेवेन्यू हमने कितना चार्ज किया अगर देखें, ए से बी 12 ट्रिप हुआ है 6 टन और 90 रुपये पर टन लेके चलता है, 6,480 हो गया। इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, रीज़न भी कोई हम कंसेशन देते ही नहीं है, ये लाइन मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है, 12 ट्रिप्स के 6 टन के हिसाब से। बी टू वे में 5 ट्रिप ऐसे थे, 8 टन माल लेके आया, 84 रुपीज़ पर टन हम रिटर्न में चार्ज करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कितना हो गया? 3360। फिर 7 ट्रिप्स 6 टन्स, बाकी जो थे ठीक है, एक बार बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन पे उतरा, लेकिन हम कोई कंसेशन उसके लिए नहीं देते, तो ₹84 पर टन कितना हो गया? 3528। तो टोटल रेवेन्यू हो गया 13368। ठीक है, अब उसने हमें बोला था कि आपको बताना है फाइंड आउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। कॉस्ट उसने आपको बताई रखी है, देखिए एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 60,000 रुपये, तो ये तो मंथली डिटेल्स आपको सारी की सारी गिवन है। सर आपको कैसे पता? तो देखिए यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है, मंथली है सारा, तो 60 डिवाइड बाय 12 5,000। मेंटेनेंस चार्जेस आपको गिवन है, देखिए कितने? 12,000 एनुअल है, तो ये भी 12,000 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। सेम वे रनिंग चार्जेस आपके कितने गिवन है, देखिए 2994 जनवरी के, तो 2944। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। सेल्स आपका इतना था, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट या सरप्लस आ गया 4424।
देखिए कायदे से तो हमें यही लेना चाहिए, बट उसने यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट है हमें नहीं पता, तो बेटर है कि आप देखिए इस स्टेटमेंट को ना ऐसे बनाएं। फाइन्स मैंने ऊपर नहीं लिए जानबूझ के कॉस्टिंग में, क्योंकि इट्स अ एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसको 4424 ये सरप्लस निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। अब फाइन्स जो है एबनॉर्मल कॉस्ट है, आपको पता है एबनॉर्मल कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो बट उसने कौन से प्रॉफिट पूछे हमें उसने बताया भी नहीं है। और वैसे तो कॉस्टिंग के अंदर सरप्लस ही लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट्स ही लिए जाते हैं। बट आप सेफर साइड प्रेजेंटेशन इसी तरीके से करके आइएगा कि आपने सरप्लस निकाल दिया, उसके बाद आपने फाइन्स माइनस करके नेट प्रॉफिट शो किए 3224। ये देखिए बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि फाइन्स जो है वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए और कुछ का मानना है कि आनी चाहिए। दोनों का अपना रिव्यू एकदम ठीक है। जो कहते हैं कि आना चाहिए वो ये कहते हैं कि भैया हमने तो प्रॉफिट्स पूछे हैं, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, इसलिए माइनस करो। और जो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए उनका ये व्यू है कि भाई फाइन्स एक एबनॉर्मल कॉस्ट है जिसका कॉस्टिंग के अंदर कोई लेना देना नहीं है, कॉस्टिंग में हम अपनी जनरल कॉस्टिंग निकाल रहे होते हैं। तो ठीक है, दोनों की बातें हमने रख दी, हमने सरप्लस भी निकाल दिया, फाइन निकाल के नेट प्रॉफिट्स भी दिखा दी। समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पूरी होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम पे आप इसे प्रैक्टिस करिएगा हाथ से। जिसको मैं बोल देता हूँ ना कि ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हाथ से, वो क्वेश्चन आपको हाथ से एग्जाम टाइम पे जरूर प्रैक्टिस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहले अब आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया, अब इसे अपने आप सॉल्व करिए और जहाँ फिर फंसे वहाँ से आप क्रॉस चेक करिएगा कि कहाँ आपकी गलती हुई है। सीधे कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम फॉर दिस पर्पस, इट हैड हायर्ड अ बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। मतलब जो भी रेंट की कलेक्शन होगी उसका 5% जो है रेवेन्यू का एज ए रेंट देना पड़ेगा। इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सूट्स, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। सिंगल रूम 100 है जिसका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है 100%, मतलब सारे हमेशा वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। डबल रूम 50 है, 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं। ट्रिपल रूम 30 हैं जो 60% ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइड रहते हैं। The rent of double room suite is to be fixed at 2.5 times of the single room। जो सिंगल रूम का अगर रेंट x है तो डबल रूम का जो रेंट होगा 2.5x होगा। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। तो देखिए सिंगल रूम का है, ये अगर डबल रूम का है तो जो आपका ट्रिपल रूम है उसका होगा ट्वाइस ऑफ डबल रूम। तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 5x। फिर आपको अदर एक्सपेंसेस गिवन है, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेस, लाइटिंग, रिपेयर्स, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज। प्रॉफिट आपको देना है 20% ऑफ टोटल टेकिंग एज्यूम 360 डेज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज। तो बहुत सिंपल है, मैं तो कोशिश कहूँगा आपसे कि पहले आप खुद करें उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। बाकी आप देखना चाहें तो सीधे देख भी सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करिए, खुद करिए, फिर क्रॉस चेक करिए। चलिए कॉस्ट शीट आपके सामने है। स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेस, आप देखिए सब कुछ आपको दिया हुआ है। 450, 2,15,000, 123, 500, ठीक है। उसके बाद आपका 8,500, 74,000। उसके बाद आपका सनराइज का 1,53,000, ठीक है। बिल्डिंग रेंट जो कि फिक्स है 10,000 रुपये पर मंथ, तो साल का 1,20,000 आ गया। दिस इज 2641,000। अब अगर टोटल टेकिंग्स को हम x मान लें, क्या मान लें, x, तो जो भी टोटल टेकिंग्स आएगी उसमें हमें 5% रेंट देना है, वेरिएबल है जो कि, और 20% हमें प्रॉफिट्स रखने हैं। तो 20 और 5, 25% तो ये हो गया। तो जो 75% ऑफ x बचा दैट इज बैलेंस, और वो किसके इक्वल है, 2641,000 के। ये हमने पहले भी किया था एक क्वेश्चन में, एकदम सेम है। तो 2641,000 उसका 75%, तो x आपकी वैल्यू आ गई कि आपको टोटल इतना कलेक्शन करना पड़ेगा सो दैट आपको 20% जो है प्रॉफिट्स मिल जाए। अब रेंट कैसे चार्ज करना, लेट द अमाउंट चार्ज फॉर अ सिंगल रूम बी y, ठीक है, क्योंकि x हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो देखिए 100 रूम्स है, 360 दिन की अजम्पशन है, उसने आपको पहले ही बता दिया है, 360 डेज, ठीक है। और एक रूम का हम y रुपीज़ चार्ज करते हैं और 100% ऑक्यूपेंसी है। नेक्स्ट आपके डबल रूम है 50, 360 डेज के लिए 2.5 चार्ज करेंगे और 80% ऑक्यूपेंसी है। फिर जो 30 रूम्स है 360 डेज और इसका ट्वाइस रेट डबल से 2.5 है, तो इसका डबल यहाँ पे 5 पाए और उसकी 60% ऑक्यूपेंसी। तो ये आपके पास
टोटल पैसा इकट्ठा होगा। अगर आप वाई रुपीज़ चार्ज करते हैं पर डे का, तो समझ में आया आपको कि 100 रूम आपके पास सिंगल है, 360 दिन ऑक्यूपेंसी रहेगी, पर डे रेंट वाई है और इसकी 100% ऑक्यूपेंसी है। सेम वे 50 रूम्स इंटू 360, और ये डबल रूम का जो रेंट था 2.5 था बता चुका, इसकी 80% ऑक्यूपेंसी है। ट्रिपल रूम के लिए 30 रूम्स हैं, 360 डेज, और आप 5y चार्ज करेंगे 60%। दिस इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमें चाहिए कितना, 25% प्रॉफिट के लिए, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो 36,000y, 36,000y, 32,400y दिस, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 33.72। तो सिंगल रूम का जो रेंट होगा पर डे रुपीज़ 33.72 पर डे। डबल रूम का जो होगा इसका 2.5 होगा, दैट इज 84.30 पर डे, और जो ट्रिपल रूम है इसका होगा 168.60 पर डे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि आपने इसे खुद ही कर लिया होगा, आपकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। और जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आई भैया, वो ज़रा पीछे वाले कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे दिक्कत परेशानी हो जाएगी आगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. Okay. The home offers concessional rate during 6 month off season in a year. आपको पता है जनरली हिल स्टेशंस पे ऐसा होता है कि एक सीज़न का टाइम होता है, पीक सीज़न का, एक ऑफ सीज़न का। तो ऑफ सीज़न में जो है वो कंसेशनल रेट्स ऑफर करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज्ड। मतलब अगर वो पीक सीज़न के अंदर चार्ज कर रहे हैं ₹X फॉर अ डे, ठीक है, तो वो ऑफ सीजन के अंदर कह रहा है कि 50% अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट इज x/2। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। ओके, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%, वाइल ऑफ द सीजन इट इज़ ओनली 40%। सीजन में 80% ऑफ फुल रहता है और ऑफ सीजन में 40%। टोटल इन्वेस्टमेंट है 200 लाख की, जिसमें 80% जो है वो बिल्डिंग एंड बैलेंस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की है। एक्सपेंसेस उसने आपको दिए हैं स्टाफ के, एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट, रिपेयर्स, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर, मिसलेनियस। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे 5%, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 15%। तो 200 लाख में से 80% बिल्डिंग का है, तो 200 लाख का 80% 160 लाख, उस पर 5%, और बाकी जो 40 लाख बचा उस पर 15%। रूम अटेंडेंट को हम देते हैं 10 रुपये पर रूम पर डे का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। मतलब जो रूम अटेंडेंट है उसको 10 रुपये पर रूम के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, और वो ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड है। मतलब अगर रूम ऑक्यूपाइड है तभी उसकी पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, फिर मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 per room except in 4 months in winter when it is 30 per room. ओके, लाइटिंग चार्जेज जो 120 रुपये पर रूम आते हैं, एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर। विंटर में 30 रुपये पर रूम हो जाता है। देखिए विंटर का टाइम सिर्फ 4 महीने का है, तो सीजन ऑफ सीजन भी देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ द सीजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए मेन पॉइंट इसमें एक ये और एक ये नया है, बाकी तो सब देखिए बड़ा कॉमन सी चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। जो सीधे सीधे एक्सपेंसेस हैं वो तो लिख ही सकते हैं, स्टाफ सैलरी, रिपेयर्स, लॉन्ड्री, इंटीरियर, मिसलेनियस, येस और नो। तो देखिए 1 2 3 4 5, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, हर चीज़ के मार्क्स हैं। बिल्डिंग पे 160 लाख का 5%, फर्नीचर डेप्रिसिएशन का, देखिए आप इतना भी, मैं कह रहा हूँ आप सबको छोड़िए, एग्जाम में आप इतना भी करके आएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन अगर सपोज है तो इसमें भी आपको 2.5-3 नंबर वो देगा, तो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। अब रूम अटेंडेंट और लाइटिंग चार्जेस कैसे हैं, ध्यान से देखिए। 100 रूम्स हैं, येस और नो। अब एक महीने में 30 डेज होते हैं और 6 months 80% ऑक्यूपेंसी है, और सेम वे 6 months जो है वो 40% ऑक्यूपेंसी है। 100 रूम इन अ डे चढ़ सकते हैं, 30 दिन महीने में होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 months। ये हमने किया पीक सीजन का, और ये हमने किया किसका, ऑफ सीजन का। ठीक है, तो टोटल 21,600 इक्विवेलेंट फुल रूम डेज होंगे, जिसके लिए हमें 10 रुपये पर रूम के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो रूम अटेंडेंट की टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 2,16,000 रुपये। यस और नो, श्योर। तो ये आ गया 216। समझ में आ गया आपको, ये पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर।
भाई 100 रूम है, एक रूम के कितने देते हो, 10 रुपये देते हो, बट 100 रूम है, 30 दिन चढ़ेंगे, 6 महीने चलेंगे, 80% और 6 महीने 40% से उस हिसाब से निकाल के फिर 10 से इंटू किया। अब बात करते हैं हम लाइटिंग चार्जेस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। ध्यान से देखिए वो कह रहे हैं सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगानी है कि हिल स्टेशन है, वो कह रहे हैं विंटर के अंदर जो है, देखिए एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर मंथ, ठीक है। तो आप खुद बताओ हिल स्टेशन पे लोग जाना कब पसंद करते हैं, समर में या विंटर में? समर में, यस और नो? तो कहीं ना कहीं आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी जो समर है वो उनका पीक सीजन है, और कॉमन सेंस एजम्पशन भी क्या, और विंटर जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ सीजन में आता होगा, यस और नो? तो अब देखिए जो 100 रूम्स हैं 120 रुपये के हिसाब से 6 months 80%, ये तो मैंने बात करी किसकी, पीक सीजन की। अब ऑफ सीजन जो है वो 6 महीने का है। अब अगर ऑफ सीजन 6 महीने का है तो उसमें से 4 महीने ऐसे हैं जब 30 रुपए के हिसाब से चार्जेस जाएंगे, 100 रूम्स है बट ऑक्यूपेंसी 40% होगी, और 2 महीने, ये 2, 6 और 4 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली मंथ्स लिखे हुए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। 2 मंथ्स ऐसे होंगे जब 120 रुपये देने पड़ेंगे, 100 रूम्स होंगे, 40% ऑक्यूपेंसी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो मेन मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि विंटर जो है वो हमें मानना पड़ेगा कि वो ऑफ सीजन के अंदर आता है, ठीक है। अब 4 महीने, अच्छा 4 महीने ऐसे हैं जब विंटर है और आपका चार्जेस 30 महीने, लेकिन ऑफ सीजन जो है आपका वो सिर्फ 4 महीने का थोड़ी ना है, वो तो आपको 6 महीने का, तो बाकी 2 महीने अलग बचे ना, हाँ या ना? तो ऑफ सीजन में भी 2 महीने आपको देना पड़ेगा 120 रुपये और 4 महीने 30 रुपये, और पीक सीजन में तो 120 रुपये है ही, तो कितना हो गया 72,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ गया 2944,800। फटाफट इसको एक बार आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, और इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा एग्जाम टाइम पे कि हमें इसको, इतने पॉइंट को एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट निकालनी है। लेट द रूम रेंट पर डे इन द पीक सीजन बी एक्स, तो 100 रूम्स हैं, 30 डेज, 80% ऑक्यूपेंसी, 6 महीना, कितने चार्ज करेंगे एक्स, और बाकी 100 रूम्स 30 डेज 40% ऑक्यूपेंसी, अगले 6 महीने कितना चार्ज होगा x/2 लिख दूं मैं, ये मंथ है, ये ऑक्यूपेंसी रेशो है, ठीक है, ये रूम्स हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है। तो टोटल कलेक्शन आपको 18,000 टैक्स करनी है, ठीक है। अब जो टोटल कलेक्शन है वो किसके इक्वल होगी, ये आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है प्लस जो आपके प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट्स आपको कितने रखने, देखिए उसने बोला 20% ऑफ द रूम रेंट, तो 20% ऑफ द रूम रेंट या 20% ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 25% ऑन कॉस्ट, तो ये आपकी कॉस्ट है और ये आपके प्रॉफिट्स, 20% ऑन सेल इज 25% ऑन कॉस्ट, यस और नो? तो आपके इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 18,000 x इज इक्वल्स टू 36,81,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 204.5। तो रूम रेंट पर डे ड्यूरिंग पीक सीजन हमारा होगा 204.5 और ऑफ सीजन में हाफ होगा, दैट इज 102.25। समझ में आया? तो ये था आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर ये 2 पॉइंट्स रेलिवेंट हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए फास्ट, थैंक यू। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे स्टार्ट करते हैं। ABC हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग, CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड। इसका मतलब ये है कि पूरी प्रीमाइसेस में ऑलरेडी सपोज 35 बेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं और 5 एडिशनल बेड्स रिक्वायरमेंट पे हम और लगा सकते हैं, ठीक है। रेंट पर मंथ इतना है, सुपरवाइजर्स 2% 25,000 पर मंथ ईच, नर्सेस 4% पर मंथ ईच, वार्ड बॉय की सैलरी की बने, डॉक्टर्स को 2.5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एट द टाइम स्पेंड बाय देम। देखिए ये किस बेसिस पे दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है आपकी
वेरिएबल कॉस्ट है उसने बड़ा क्लियर हिंट दिया, चाहे उसने वो मंथ की बताए 2.5 लाख रुपए, वो उसने अपनी कॉस्टिंग का तरीका है, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि ये नंबर ऑफ पेशेंट और उनके टाइम पे डिपेंड करता है कि किसने कितना टाइम लिया, तो इट मीन्स इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। फिर आगे रिपेयर्स के फिक्स्ड, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट, मेडिसिन्स वेरिएबल, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिन कॉस्ट। ओके, फिर यहाँ पर अब ये जो है वो रेवेन्यू की बात करेगा, बड़े ध्यान से सुनना। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 days इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 35 के 35 बेड जो है वो 150 दिन तो ऐसे थे जब ये 35 के 35 बेड ऑक्यूपाइड थे, एंड फॉर 80 days ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 80 दिन ऐसे थे जब सिर्फ और सिर्फ 25 बेड्स जो है वो ऑक्यूपाइड थे। 80 दिन ऐसे थे जब 25 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, बाकी दिन सर आप कुछ बताया नहीं तो क्या करें। द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। 750 बेड्स और एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। अब इस लाइन का मतलब समझो आप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगी नहीं तो आपको। आप कहोगे भाई 750 बेड्स हायर की, इसका मतलब क्या है? देखो उसने बोला था ज़रूरत पड़ेगी तो 5 एडिशनल बेड्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, ये सुनो। अब सपोज एक बेड अगर उन्होंने 10 डेज के लिए एडिशनल हायर किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 10 बेड, क्योंकि भैया रेवेन्यू तो पर डे पर बेड आता है ना। तो आप समझ रहे हो ये जो 750 बेड्स है इसका मतलब क्या है? लग 5 बेड ही सकते हैं मैक्सिमम, बट हो सकता है कि लगभग 150 दिन, ये मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ कि ऐसे गए होंगे कि उन्हें वो 5 के 5 एडिशनल बेड्स यूज़ करने पड़े, तो वो उस हिसाब से उनकी 750 बेड्स की कैलकुलेशन आ रही है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि भैया 5 से ज़्यादा तो लग नहीं सकते, ये 750 बेड्स कहाँ से आ गए? तो ये 750 बेड कहाँ से आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? 750 की अगर एक बेड 30 दिन लगा तो उसे 30 बेड बोला जाएगा, तो ऐसी 750 बेड्स 5 बेड मैक्सिमम लग सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये 5 एडिशनल बेड जो है 150 दिन लगे, तो इसलिए 750 बेड्स आ रहा है। आगे उसने बोला भी है, हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35। ये देखो उसने आपको क्लैरिफिकेशन भी दे दी इस लाइन से, दो नहीं भी देता तो भी काम चलता, लेकिन उसने और आपको और क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट इफ हॉस्पिटल रिकवर्स 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। तो सिंपल है भाई, 150 दिन तो 35 बेड ऑक्यूपाइड है, 2000 रुपये से वसूली होगी। फिर 80 दिन हैं, 25 बेड 2000 से वसूली होगी, और फिर उसने सीधे बेड ही बता दिए 750 उनकी 2000 से होगी। ये सुनो, या वैसे निकाल सकते हो कि 150 इंटू 35 बेड्स कर लो पहले, फिर 80 इंटू 25 बेड कर लो, फिर उसमें 750 बेड ऐड कर लो, टोटल बेड्स आ गए, उसे मल्टीप्लाई बाय 2000 कर लो। दोनों ही तरीके मैंने कर रखे हैं, देखिए 150 डेज 35 बेड्स, फिर उसको 2000 से इंटू, फिर 80 डेज को 25 बेड्स। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये क्या बता रहा है? टोटल बेड्स, ठीक है। और फिर आप उसे 2000 से इंटू कर दो, यहाँ सीधे बेड से गिवन थे तो उसे इंटू कर दिया। या आप ऐसे करो कि 150 डेज 35 बेड्स थे, 80 डेज थे 25 बेड्स, और यहाँ 750 बेड्स, तो टोटल कितने हो गए? 8000 बेड्स, एक दिन का रेवेन्यू 2000, तो 1,60,00,000। समझ में आपको? शो फटाफट पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। अब प्रॉफिट बताना है। देखिए तो पहले अब एक कॉस्ट शीट बना लें। रेंट आपका 75,000 पर मंथ है इंटू 12। सुपरवाइजर्स 2 रखे हैं हमने 25,000 के हिसाब से इंटू 12, ठीक है। देखिए सब गिवन है आपको। उसके बाद नर्सेज हैं 4, 20,000 पर मंथ ईच, तो 20,000 4 12। फिर वार्ड बॉयज़ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर डॉक्टर्स 2.5 लाख रुपये इंटू 12 12 महीने के लिए। रिपेयर्स आपको गिवन है, फूड टू पेशेंट गिवन है, अदर सर्विसेज लॉन्ड्री सब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गिवन है, ठीक है। तो हायर चार्जेस ऑफ एडिशनल बेड 750 बेड्स हायर किए थे ना, 100 रुपये पर डे है, तो 75,000 टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल रेवेन्यू ये था आपका, तो ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। तो बहुत ही सिंपल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट इसको नोट डाउन करिए फास्ट।
इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अभी आपके लिए नया है, वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाती है। ऐसी जगह जहां ऑर्गेनाइजेशन मतलब इतना आउटपुट आ जाए कि सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही रिकवर हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है कौन कौन सी? ये रेंट है, सुपरवाइजर है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, ये सुनो। तो देखिए 9, 6, 15, 9, 60 और 2, 40, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका डॉक्टर तो वेरिएबल है, रिपेयर्स फिक्स था, ये सुनो। इसके बाद उसने आपको ये सब बता ही रखा है, वेरिएबल है। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसने क्वेश्चन में ही बता रखा है कि कौन से वेरिएबल और कौन से फिक्स्ड हैं। एडमिन है आपका फिक्स्ड, ठीक है। तो ये आ गया 4861। अब टोटल कॉस्ट आई थी आपकी 1,04,66,000 और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है? 56,05,000। ये सुनो श्योर। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल कंट्रीब्यूशन याद है कैसे निकलता है? बहुत बार बताया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स ये है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये अभी आपने निकाली, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? 10 आया ना। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं 1,03,95,000 और 8,000 बेड्स आपके टोटल आए थे, 8,000 बेड्स आए थे ना जो लग रहे थे आपके। देखो सिर्फ बेड की बात करें, वो इंटू 2,000 किया तो टोटल रेवेन्यू आया था। तो 8,000 बेड्स अगर आपके हैं तो पर बेड आप जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं दैट इज 1,299.375 पर पेशेंट जो है कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हैं। देखिए दोबारा बताता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करती है। हमने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकाली, तो उससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई कि भैया टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, या आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आता निकालना, तो पर पेशेंट हम कितना कमा रहे हैं? पर पेशेंट हम कमा रहे हैं दिस डिवाइड बाय दिस इज ऑलमोस्ट 1300, 1,299.375। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेसिकली दैट इज, ये आप मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेशक अभी आप बस इसे लिख लीजिए। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या यहाँ पर यूनिट की जगह पेशेंट लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली सबसे पहले यहाँ पर, आप देखिए। और अब मैंने निकाला कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट। पर पेशेंट कंट्रीब्यूशन इतना है, तो इतने पेशेंट्स अगर साल भर में एडमिट हो जाते हैं 3741, ठीक है, इतने पेशेंट्स अगर एडमिट हो जाते हैं। अब पेशेंट्स का मतलब भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर एक पेशेंट 3 डेज रहा, ठीक है, तो हम उसको इक्विवेलेंट टू 3 पेशेंट्स मानते हैं, क्योंकि वो 3 दिन का किराया देगा ना भाई, है ना। तो इतने पेशेंट्स पे हमारा जो है वो ब्रेक इवन आ जाता है। इस बात को हो सकता है फिलहाल थोड़ी समझने में दिक्कत आए, तो घबराओ ना मत। जो अगला चैप्टर आप मार्जिनल कॉस्टिंग करने वाले हैं उसमें पढ़ना ही यही सब है। ये तो क्वेश्चन का इन्होंने पार्ट बना दिया, एक मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया, तो मेरी मजबूरी है मेन तो आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट जो है सेकंड, ये आपको शायद रिवीजन में ज़्यादा अच्छा समझ में आए। अभी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो घबराओ मत। रिवीजन में जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग कर चुके होगे तब आपको ये बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फास्ट। वैसे कोशिश करिए समझ में आ ही जाए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भयंकर चैप्टर कर चुके हैं, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द डेटा pertaining to Infotech Private Limited for the year ended this. Salary to software engineer 5 persons, salary to project leaders 2 persons है, salary to project manager repair and maintenance admin overhead. The company executes a project XYZ. The details of the same are as follow. Project की duration थी 6 months की. 1 project leader and 3 software engineers were involved for the entire duration of the project. Okay. Whereas project manager spent 2-month efforts during the execution. Travel expenses incurred. 2 laptops were purchased at a cost of this for use in the project and the life of the same is estimated 2 years. Prepare project cost sheet. तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 5 पर्सन की सैलरी, वो भी पूरे साल की, या 2 पर्सन की,
यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की, रिपेयर मेंटेनेंस, ये पूरे साल का गिवन है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। देखिए चैप्टर क्वेश्चन कॉस्ट शीट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं ऑपरेटिंग में ही आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5% की 1 साल की, ये सब गिवन है आपको। तो अगर 5% की 15 लाख रुपए सैलरी है तो पर पर्सन पर एनम हमें सैलरी कितनी पड़ती है? 3 लाख रुपए। यहाँ 9 लाख रुपए है 2% की तो 4.5 लाख, यहाँ 6 है, एक ही बंदा है, 6 लाख। अब अगर मैं पर मंथ निकालना चाहूँ पर पर्सन तो डिवाइड बाय 12 कर दूँ, यस और नो। ये मुझे इसलिए निकालना है क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपकी 2 ओवरहेड्स इनकर हुए हैं 3 लाख 12 लाख के, यस और नो। कितना हो गया? 15 लाख, यस और नो। अब देखिए बड़े ध्यान से, 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी थी? 6 महीने की। तो सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 25,000 6 महीने के लिए 450। प्रोजेक्ट लीडर 37,500 6 मंथ्स के लिए, यस और नो। कितना हो गया? 2,25,000। प्रोजेक्ट मैनेजर 50,000 रुपये 2 महीने, कितना? 1 लाख। तो टोटल सैलरी आ गई 7,75,000। अब बड़े ध्यान से देखिए, सैलरी तो आपने निकाली, ओवरहेड्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। ये पूरे साल की पूरी कंपनी के ओवरहेड्स हैं। तो देखिए 12 और 3 कितना है? 15 है। अब यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कि ओवरहेड की रिकवरी मैं किस तरीके से करूँ। तो बेटर है कि सैलरी की परसेंटेज फॉर्म में करूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने 30 लाख रुपए की साल भर में कंपनी पूरी सैलरी दे रही है और 15 लाख रुपए के उसके ओवरहेड्स आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जितनी सैलरी दे रही है उसका 50% उसके ओवरहेड्स है। ये देखिए ना, 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख कितना हो गया? 50%। अब बताओ कोई और तरीका है? कोई नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाया हो, नंबर ऑफ आउटपुट बताया, और कोई तरीका ही नहीं है ओवरहेड्स की रिकवरी का। इसीलिए क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आप यहीं कंफ्यूज होने वाले हैं। ओवरहेड की रिकवरी कैसे करें? ये तो पूरी कंपनी के हैं फॉर फुल ईयर, अब उसे प्रोजेक्ट पे तो एलोकेट करना है ना, तो क्या तरीका है उसका? तो ऑब्वियसली आप देखो, कोई और तरीका आपको कहीं से भी समझ में आए, कोई और तरीका निकल ही नहीं सकता। तो आप देखिए वो हमने यहाँ पर किया, टोटल सैलरी उसका 50% हमने यहाँ पे ओवरहेड्स ले लिए, फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड किए, फिर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए के 2 लैपटॉप्स हो गए, 2 साल की लाइफ है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 25,000। तो ये आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गई। समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसे कर लीजिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। BHG Toll Plaza has built a 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे and now operates a toll plaza to collect tolls। आपने देखा ही होगा, ऐसे ही जनरली होता है, प्राइवेट सेक्टर रोड बनाता है, फिर उस पर टोल बना के अपनी वसूली करते हैं। फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द सेम, द कंपनी हैज इन्वेस्टेड 600 करोड़ टू बिल्ड द रोड and has estimated that total 60 crore vehicles will be using the highway during 10 years toll collection tenure. Toll operating and maintenance cost for the month of April are as follow. कलेक्शन पर्सनल 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 4 पर्सन पर शिफ्ट, 150 पर डे पर पर्सन। सुपरवाइजर 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 1 पर्सन पर शिफ्ट, 250 पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 2 पर्सन पर शिफ्ट, 150 पर डे पर पर्सन। टोल बूथ मैनेजर 2 शिफ्ट एंड 1 पर्सन पर शिफ्ट। ये सारी डिटेल आपको गिवन है 1 महीने की। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस। कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ऑफ टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड द टोल रेट पर व्हीकल। ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में देखो 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है 10 साल के लिए। तो एक तरह से आप इसे डेप्रिसिएशन बोलो या अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट बोलो, जैसे भी आप जो भी नाम दे सकते हैं इसको। तो कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट या आप डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 600 करोड़ 10 साल के लिए, तो 12 मंथ्स की इतना। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात करें, सारी डिटेल्स गिवन थी, 3 शिफ्ट, 4 पर्सन, 30 डेज, 150 पर डे। ठीक है, सैलरी टू सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पर्सनल, टूल बूथ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं, सब गिवन था। मेंटेनेंस कॉस्ट भी गिवन है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट पर किलोमीटर। कितने किलोमीटर का भी? 60 किलोमीटर। तो दिस डिवाइडेड बाय 60, दिस इज द कॉस्ट पर किलोमीटर। आया ना? 1 किलोमीटर की इतनी कॉस्ट आती है। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल।
एज्यूम देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल। नहीं तो जनरली होता है ट्रक के रेट अलग है, गाड़ी के अलग है। शुक्र है क्वेश्चन वैसा नहीं है। आ भी जाता तो क्या दिक्कत थी, हमने किया नहीं अभी है। चलो, कितने व्हीकल्स पास होंगे उसने कुछ आपको आइडिया दिया था, देखो जरा ध्यान से। 60 करोड़ व्हीकल्स जो हैं वो पास होंगे 10 साल में। तो 60 करोड़ अगर होंगे पूरे साल में 10 साल में, तो एक साल में कितने होंगे? 6 करोड़ इन 1 ईयर। तो 1 मंथ में कितने होंगे? 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 कम्स आउट टू बी 50 lakhs। 50 lakhs व्हीकल जो हैं टोटल वो पास होंगे। समझ में आया? अब 50 लाख व्हीकल से हमें मुनाफा निकालना है। आपकी कॉस्ट आई कितनी? इतनी, और आपको प्रॉफिट कितने चाहिए? 25%। तो ओवर टोटल कॉस्ट, तो ये आपकी कॉस्ट है, इसमें 25% आप ऐड कर देंगे। देखिए टोटल कॉस्ट है 5,32,000, इसमें आपने 25% ऐड कर दिया और इतने व्हीकल्स आपके 50 लाख पास होंगे। तो टोल रेट पर व्हीकल कितना आ गया? 13.31। समझ में? ये वर्किंग नंबर ऑफ व्हीकल्स की इसने आपको दे रखी है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ना भी करवाऊँ मैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो चलो आपको मैं बोलता हूँ पहले खुद करो, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ो भाई, करो अपने आप। आखिरी क्वेश्चन चल रहा है ये आपका, कुछ तो करके दिखाओ मुझे। चलो मैं ही बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining to this, prepare a cost statement, show the cost of electricity generated per kilowatt by Chambal Thermal Power Station, Chambal. Operating labor this given है। 5 kilowatt of energy per kg of coal consumed इतना, depreciation charges of this। तो क्या दिक्कत है? फिर सारी कॉस्ट आपको गिवन ही है। इसने बाइफरकेट कर रखा है, ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं। प्लांट सुपरवाइजर ये डिप्रिसिएशन के लिए उसने बता ही दिया 2 करोड़ का 5%। टोटल फिक्स कॉस्ट उसने आपको बता दिया, ऐसे कोई बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेटिंग लेबर हमें गिवन है, येस और नो। लुब्रिकेंट स्पेयर्स भी हमें गिवन है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमें गिवन है। हाँ, कोल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 5 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है 1 किलो कोल में, जिसकी कीमत है 4.25 पर केजी, और इसका प्रोडक्शन प्लांट है 10 लाख किलोवाट। तो देखिए 10 लाख किलोवाट है भाई, सीधी सी बात है यार, देसी कैलकुलेशन लगाओ ना। 5 kWh के लिए 4 रुपये 25 पैसे की कॉस्ट है। तो एक, मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ, बचपन में सीखा था। 3 सेब की कीमत 15 रुपये है, तो 5 सेब की कितनी होगी? आज तक वैसे ही करता हूँ। तो 10 लाख के लिए क्या करेंगे? देखो, जितना बच्चा बन के कॉस्टिंग करोगे ना उतना फायदे में रहोगे, जितना होशियार बन के करने की कोशिश करोगे ना उतना फंसोगे। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 65,50,000। और इसने पूछा क्या था हमसे? कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। तो 65,50,000 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सीधे 10 लाख से, तो ये आपका आ जाएगा। ये फिक्स्ड में और वेरिएबल में कोई बाइफरकेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप इसे अवॉइड करिएगा, सीधे आप टोटल करिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कॉलम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड में सीधे डिवाइड बाय 10 लाख करके ये निकाल के दिखा दीजिए। तो इसी के साथ भगवान की दया से जय श्री श्याम, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन 8 से 12 नंबर का उम्मीद करूँगा आपके एग्जाम में आए। थैंक यू सो मच।